जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार पुलिस 21,391 पद की जो परीक्षा है वो 7 अगस्त से आपकी शुरू हो रही है और एग्ज़ाम से पहले सिलेबस में बदलाव भी कर दिया गया है। सिलेबस को भी चेंज कर दिया गया है। ये आपके सामने ऑफिशियल सिलेबस है बिहार पुलिस में। और आज हम लोग साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी विज्ञान के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक जो हमारा रहेगा भोजन रहेगा, जिसमें प्रसंस्करण देखिएगा तो अधिक उपज होगा, पादप एवं जंतु जनन एवं गुणवत्ता के सुधार के लिए चयन, उर्वरक एवं खाद का उपयोग करने एवं कीटों रोग से बचाव, ये सभी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी क्वेश्चन हम आपको सामने लेकर चले हैं और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग किस तरह की समस्या को पैदा करता है? उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग किस तरह के समस्या को पैदा करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जल प्रदूषण। उर्वरकों का ज़्यादा उपयोग जल प्रदूषण की समस्या को पैदा करती है। वायु प्रदूषण भी होता है लेकिन कम होता है, लेकिन ऑप्शन बी जल प्रदूषण आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन बिहार पुलिस 21,391 पदों के एग्जाम में पूछा जाएगा। ये सभी क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साइंस का क्वेश्चन है, साइंस भी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो कृमि का उपयोग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कृमि कंपोस्ट कहते हैं। कृमि कंपोस्ट कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, 2 या अधिक फसलों के एक साथ उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो मिश्रित फसल उत्पादन कहा जाता है। आपको बता दें, एक ही खेत में, जैसे मान लीजिए कि एक खेत हो गया, एक ही खेत में हम लोग क्या करते हैं, आलू भी उगाते हैं, ईख भी कोई बो देता है, कोई गेहूं बोता है, कोई धनिया उगाता है, समझे कि नहीं? तो 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की क्रिया को मिश्रित फसल उत्पादन कहा जाता है। आगे देखिए, 2 या अधिक फसलों को एक भूखंड पर निश्चित कतार में उगाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है, इसे आपका अंतर फसल उत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व की पूर्ति होती है? 5 का सही जवाब बताएं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और 10 बजे से आपका लाइव क्लास शुरू हो जाता है, तो 10 बज गया है, जल्दी से जल्दी आप सभी जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, क्योंकि आज 80 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो होगा वो फास्ट में करवाएंगे ताकि कम समय में आपको 80 क्वेश्चन हम करवा सकें। तो बताइए, एक दलहन फसल को लगाने से खेत में किस तत्व की पूर्ति होती है? तो ये आपका नाइट्रेट की पूर्ति होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, फसलों के साथ उपजाने वाले अवांछित पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसे खरपतवार कहा जाता है। फसलों के साथ उपजने वाले अवांछित पौधे, जिसे हम लोग घास कहते हैं, उसे खरपतवार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुरक्षित भंडारण हेतु खदान में नमी की प्रतिशत की मात्रा कितनी होनी चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुरक्षित भंडारण हेतु खदान में नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका 14% से कम होना चाहिए, 14% से कम। अगला क्वेश्चन देखिए, पीड़कों को नष्ट करने के लिए वाष्पशील रसायन का उपयोग को कहते हैं। तो इसके उपयोग को हम लोग धूमन कहते हैं। वाष्पशील रसायनों के उपयोग को धूमन कहते हैं।
आगे देखिए, इनमें कौन सा पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है? तो 9 का इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, लंबे और झाड़ीदार पौधे का विकास। ये जो है पादप संवर्धन का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी लंबे और झाड़ीदार पौधे का विकास बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? फटाफट सही जवाब बताएं। इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? आप सभी जानते हैं और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। एम.एस. स्वामीनाथन आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। ये बिहार पुलिस 21,391 का जो 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था, जो रद्द कर दिया गया था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फल सब्जियों और फलों के विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फल सब्जियों और फलों के विकास को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आगे देखिए, 12 जून से अक्टूबर तक लगाए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? तो अभी कौन सा फसल लग रहा है? तो अभी जो फसल लग रहा है वह खरीफ फसल लग रहा है। खरीफ में धान की खेती होती है, रबी में गेहूं की। आगे देखिए, अक्टूबर से मार्च तक लगाए जाने वाले फसल को रबी फसल कहा जाता है, क्योंकि गेहूं को रबी फसल ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, किस फसल की 2 भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्यम कृत्रिम पादप प्रजनन कराने की क्रिया को कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है पादप संकरण कहा जाता है। पादप संकरण, समझे कि नहीं? 2 भिन्न वांछित गुणों वाली पृथक प्रजातियों के मध्य कृत्रिम पादप प्रजनन को पादप संस्करण कहा जाता है। आगे देखिए, पौधों को पोषक की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? फटाफट बताएं। पौधों को पोषक की आपूर्ति मुख्यतः किसके द्वारा होती है? तो आप सभी जानते हैं, पौधों में जो खनिज लवण की पूर्ति होती है मृदा से होती है। मृदा से जल भी मिलता है और खनिज लवण भी मिलता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, वे पोषक जो पौधे के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं, फटाफट बताएं। वे पोषक तत्व जो पौधे के द्वारा बहुत कम मात्रा में जरूरी होते हैं कहे जाते हैं, तो उसे सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। आगे देखिए, मृदा के पोषक के पुनः पूरण के लिए किसका अनुप्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब प्राकृतिक उर्वरक का हो जाएगा। आगे देखिए, इथालीन ड्राइब्रोमाइड, इथिलीन, ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। इथिलीन ड्राइब्रोमाइड ईडीबी क्या है? इथिलीन ड्राइब्रोमाइड जिसे हम लोग ईडीबी बोलते हैं वो क्या है? तो जो है आपका धूमक है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? पर्णकृमि, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यकृत, जिसे हम लोग लीवर बोलते हैं। पर्णकृमि पशुओं के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को कहते हैं। दूध के उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि को क्या कहते हैं? तो श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति। देखिए, श्वेत क्रांति जो है आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति आपका गेहूं उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आपका झींगा उत्पादन, जिसे मछली उत्पादन कहा जाता है। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट का प्रधान फसल है। कार्बोहाइड्रेट का प्रधान फसल, तो ये आपका गेहूं है। कार्बोहाइड्रेट का प्रधान फसल गेहूं को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। 22 का सही जवाब बताए तो जस्ता। जस्ता जो है एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें कौन सा जोड़ा कार्प मछलियों का है? कार्प मछली, तो कार्प मछली का जोड़ा इनमें से कौन सा है बताइए? कार्प मछली। तो देखिए, कार्प मछली का जोड़ा है रोहू और केवई है। केवई का नाम आप लोग सुने हैं कि नहीं? कवई इसमें लिखा है, हम लोग केवई बोलते हैं। वो तार पर भी चढ़ जाती है, ऐसी मछली है। सुने हैं? सुने तो जरूर होंगे, बिहार से हैं तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, रोहू और कोवई। पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। आगे देखिए, राइल जेली किसे कहा जाता है? राइल जेली। राइल जेली किसे कहा जाता है? तो ये आपको शहद, जिसे रानी मक्खी खाती है,
रॉयल जेली एक प्रकार का शहद होता है जिसे रानी मक्खी खाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसका सबसे बड़ा आकार है? 25 का सही जवाब बताएं, इनमें किसका सबसे बड़ा आकार है? तो रानी मक्खी का। रानी मक्खी का सबसे बड़ा आकार होता है। आगे देखिए, सही मछली में निम्न में कौन प्रमुख पहचान है? ट्रू फिश। सही मछली में निम्न में कौन प्रमुख पहचान है? तो ग्रसनी में गलफरा। ग्रसनी में गलफरा ये सही मछली की पहचान है। 26 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में निम्न विकल्पों में कौन विकल्प मछली संवर्धन में उपयोगी है? फटाफट बताएं कि भारत में निम्न विकल्पों में कौन विकल्प मछली संवर्धन में उपयोगी है? तो देखिए, इसका सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यकर्ता मधुमक्खी करती है। कार्यकर्ता मधुमक्खी क्या करती है? तो कार्यकर्ता मधुमक्खी जो है मोम का स्राव पैदा करती है, शहद संश्लेषण करती है, तापक्रम नियंत्रण करती है, यानी सभी काम करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितने बार निषेचित होती है? तो देखिए, कार्यकर्ता मधुमक्खी ध्यान से पढ़िएगा, कार्यकर्ता मधुमक्खी अपने जीवन काल में कितने बार निषेचित होती है? तो एक बार भी नहीं, यानी ये निषेचित होते ही नहीं है। समझे कि नहीं? ये निषेचित नहीं होती है, यानी ये बच्चे पैदा नहीं करती है। आगे देखिए, जहर की ग्रंथि किस मधुमक्खी में पाई जाती है? जहर की ग्रंथि, तो एक कार्यकर्ता मधुमक्खी में जहर की ग्रंथि कार्यकर्ता मधुमक्खी में पाई जाती है। आगे देखिए, रानी मधुमक्खी निम्न कार्यों में कौन कार्य नहीं करती है? रानी मधुमक्खी, तो देखिए, रानी मधुमक्खी जो है शहद का निर्माण नहीं करती है, तो शहद बनाना बिल्कुल सही जवाब है। बिहार पुलिस के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस का टॉपिक जो है भोजन है, कृषि है, उत्पादन है, ये सभी टॉपिक से इसमें प्रश्न है जो आपके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 10 बजे डेली आपको क्लास मिल जाएगा, तो 10 बजे आइएगा, जुड़ जाइएगा। आगे है 32 नंबर की, मधुमक्खी के छत्ते में किस आकार के घर उगाए जाते हैं? तो 32 का ऑप्शन है षष्ठकोणीय हो जाएगा। मधुमक्खी के छत्ते में षष्ठकोणीय आकार के घर उगाए जाते हैं। आगे देखिए, निम्न विकल्पों में कौन शहद का गुण नहीं है? कौन सा शहद का गुण नहीं है? तो फटाफट बताएं। तो देखिए, एंटीसेप्टिक होता है, प्रिजर्वेटिव होता है, ये नहीं है, ऑप्शन सी नहीं होगा। रानी मधुमक्खी के आहार नाल में संश्लेषण, ये शहद का गुण थोड़े ना है, पराग से संश्लेषण। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, पॉम्फ्रेट है। पॉम्फ्रेट क्या है? पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट जो होता है एक समुद्री मछली होता है। पॉम्फ्रेट एक समुद्री मछली का नाम है। आगे देखिए, शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद बनाने का जो काम है कार्यकर्ता एवं सेवक मधुमक्खी करती है। रानी मधुमक्खी कभी शहद नहीं बनाती है, याद रखिएगा। आगे देखिए, रुक्षांश की अधिकता होती है। रुक्षांश की अधिकता होती है, फटाफट बताएं। रुक्षांश की अधिकता होती है, तो ये आपका घास भूसा और चारा में, घास और भूसा चारा में रुक्षांश की अधिकता होती है। आगे देखिए, नेपियर एक प्रकार का है। नेपियर क्या है? नेपियर एक प्रकार का है, तो हरा चारा का नाम है। हरा चारा का जो नाम है नेपियर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है। कतई जहर प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा और क्लास डेली 10 बजे से आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें, बहुत मेहनत लग रहा है। तो दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है, तो ये आपका बैक्टीरिया से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम तरीका से उन्नत नस्ल के वीर्य इकट्ठा करना कहलाता है। तो वीर्य को इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम लोग आजकल सीम बोलते हैं। वीर्य को इकट्ठा कर सीम डाला जाता है मवेशियों में, तो इसे हम लोग वीर्य संचयन कहते हैं। आपने देखा होगा अपने गांव देहातों में। ब्लैक माइनोकर्रा एक नस्ल है। ब्लैक माइनोकर्रा एक नस्ल है। ये किसकी नस्ल है भाई? तो मुर्गियों की नस्ल है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की एक नस्ल ब्राउन स्विस, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। भारतीय नस्ल साहिवाल तथा स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई संकर नस्ल की गाय
कौन सी है? तो ये आपका करण स्विस है। करण स्विस जो है इसको दोनों से मिलाकर बनाया गया। आगे देखिए, वैसे तत्व जिनके पौधे थोड़ी मात्रा में उपयोग करते हैं क्या कहलाते हैं? वैसे तत्व जिनका उपयोग जो है पौधे थोड़ी मात्रा में करते हैं, तो लघु पोषक तत्व का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, खेतों में उत्पन्न फालतू पौधे को क्या कहा जाता है? खेतों में उत्पन्न फालतू पौधे को खरपतवार कहा जाता है। खरपतवार कहा जाता है, जैसे घास ओस हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए, निम्न में कौन सजीव है? कौन सजीव है भाई? निम्न में कौन सजीव है? जल्दी से बताएं। तो जौ उर्वरक जो है सजीव है। निम्न में कौन सजीव है? जौ उर्वरक सजीव है। आगे देखिए, पौधों की परजीवी और रोगों से निरोधी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जल्दी से बताएं, फटाफट बताएं इस प्रश्न का सही जवाब। ऑप्शन डी भी आप देख लीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा, प्रतिरोधी नस्ल से वर्ण संस्करण करना। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, इनमें किसकी जड़ों में राइबोजोबियम गांठें विकसित होती हैं? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो देखिए, दलहन के पौधे में राइजोबियम गांठें जो है विकसित होती है। आगे देखिए, भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या था? भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या था? फटाफट बताएं, चारों ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। देखिए, ऑप्शन डी हो जाएगा, समुन्नत प्रजातियों का उपयोग। समुन्नत प्रजातियों का उपयोग हरित क्रांति का प्रमुख कारक था। आगे देखिए, एंथ्रेक्स नामक रोग किसके कारण फैलता है? एंथ्रेक्स नामक रोग, तो ये जो है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण फैलता है। आगे देखिए, फुट और माउथ डिजीज किसके कारण होता है? फुट और माउथ डिजीज ये जानवरों में बेसिकली देखा जाता है, तो डिंबाणु के कारण होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, काजल किस प्राणी की प्रजाति है? काजल बताइए। काजल नाम की लड़की बहुत वायरल होती है, समझे कि नहीं? तो काजल किस प्राणी की प्रजाति है? तो मुर्गी। काजल जो है एक मुर्गी की प्रजाति है। ब्रायलर किस प्रकार की नस्ल है? ब्रायलर खूब मांस देने वाली ये जो है ये मुर्गे का नस्ल है ब्रायलर, जिसे हम लोग चिकन बोलते हैं, उसी का नाम ब्रायलर है। आगे देखिए, रानीखेत बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? रानीखेत बीमारी किसके कारण उत्पन्न होती है? डिंबाणु के कारण। डिंबाणु के कारण रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है। आगे देखिए, सर्वप्रथम किसने जनसंख्या वृद्धि एवं उपलब्ध खाद्य संसाधन का संबंध जो है स्पष्ट किया था? तो ये माल्थस ने किया था। माल्थस ने ये संबंध स्पष्ट किया था। आगे देखिए, निम्न संभावनाओं में किस संभावना से फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब देखिए, तो इसका सही जवाब जो होगा, किस्मों में सुधार होना चाहिए, उत्पादन प्रबंधन अच्छी होना चाहिए, सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए, नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग से क्या होता है? तो देखिए, नाइट्रोजन युक्त खाद का प्रयोग से जो है जल्दी फूल आना। पेड़ पौधे में जो हम लोग खाद उपयोग करते हैं जल्दी फूल आ जाता है, जल्दी फल आ जाता है, समझे कि नहीं? तो नाइट्रोजन युक्त खाद के प्रयोग से ही होता है कि जल्दी फूल उसमें आ जाता है। आगे देखिए, साहिवाल नस्ल भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये आपका पंजाब और हरियाणा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, करण स्विस किन दो नस्लों के उपयोग से संयोग से बनाया जाता है? तो ये अभी आपको बताया, भारत का साहिवाल और स्विट्जरलैंड का ब्राउन स्विस, इसी को दोनों को मिलाकर करण स्विस जो है बनाया गया। आगे देखिए, जफराबादी और मेहसाना भैंस किस राज्य की प्रजाति है? जफराबादी ये गुजरात की है, याद रखिएगा। आगे देखिए, फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को क्या कहते हैं? फसल प्रजातियों के सुधार के विज्ञान को पादप प्रजनन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, पादप प्रजनन का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, पादप प्रजनन का जो उद्देश्य है ये आपका रोगाणु प्रतिरोधी प्रजातियां, समुन्नत किस्में, पूर्व परिपक्वता वाली प्रजातियां, इनमें सभी शामिल हैं। आगे देखिए, निम्न संभावनाओं में कौन संभावना जंतु के द्वारा
खाद्य संसाधन बढ़ाने में मदद करता है। तो ये जो है ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये इनमें सभी है, डेयरी फार्म, मुर्गी मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, ये सभी शामिल है। आगे देखिए निम्न विकल्पों में कौन खरीफ फसल का पैदावार नहीं है। तो खरीफ फसल में देखिए खरीफ फसल की जो पैदावार है गेहूं नहीं है, क्योंकि ये रबी फसल है। गेहूं रबी फसल है, याद रखिएगा। खरीफ फसल रबी फसल से संबंधित क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। आगे देखिए निम्न विकल्पों में किस खाद्य पदार्थ का उत्पादन मूलतः वसा के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब है ये मूंगफली है। आगे देखिए निम्न विकल्पों में से किस प्रकार के खाद्य से मृदा में उपस्थित तत्वों के अनुपात में असमानता आती है। 64 का सही जवाब बता। तो ये यूरिया हो जाएगा, यूरिया इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है कंपोस्ट में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है, परसेंटेज बताना है। कंपोस्ट में नाइट्रोजन तो 0.5% होता है। कंपोस्ट में नाइट्रोजन की मात्रा जो है 0.5% होता है। आगे देखिए एक संश्लेषित उर्वरक है, एक संश्लेषित उर्वरक है। तो ये जो है आपका नाइट्रेटस है, जिसे हम लोग यूरिया बोलते हैं। ये एक संश्लेषित उर्वरक है। फ्लूक्लोरीन क्या है, फ्लूक्लोरीन क्या है। तो ये आपका एक खरपतवार नाशक है जो खेत में पौधे जाम जाते हैं, घास और उसको ये मारने का काम करता है। आगे देखिए इथिलीन डाइब्रोमाइड, इथिलीन डाइब्रोमाइड क्या है, अभी शुरुआत में ही बताए थे। तो ये धूमक है। आगे देखिए निम्न विकल्पों में कौन विकल्प झूठी मछली का नाम है। झूठी मछली, तो झूठी मछली का जो नाम देख लीजिए कौन है। झूठी मछली इसमें कोई भी नहीं है। सरडाइन आपका मछली है, सॉल्मन है, नैनी है। झूठी मछली यानी फॉल्स फिश इसमें कोई भी नहीं है। आगे देखिए निम्न विकल्पों में कौन विकल्प समान उपयोग में आने वाली गाय की नस्ल है। तो देख लीजिए गाय की नस्ल कौन है, सामान्य उपयोगों में आने वाली गाय की नस्ल ओगोलो है, कांक्रेज है, थप्परकार भी है, यानी ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, निम्न विकल्पों में कौन विकल्प गाय के बच्चा देने के बाद अवस्था है। तो गाय के बच्चा देने के बाद अवस्था जो है धेनु है, धेनु, समझे कि नहीं। आगे देखिए निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के कारण कृत्रिम गर्भधारण प्राकृतिक गर्भधारण से बेहतर माना जाता है। जो आजकल सीम डला रहा है गाय भैंस में, उसी के बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए सीम डालने का फायदा है कि उत्तम नर का चुनाव संभव है। आप अच्छे जो है नर का चुनाव कर सकते हैं, जिससे उसका जो है वीर्य की क्वालिटी अच्छी हो, कम खर्चीला होता है, रोग से सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाएगा। आगे देखिए निम्न विषयों में कौन विकल्प विदेशी मूल के मुर्गा के लिए है। तो देखिए विदेशी मूल का मुर्गा जो होता है ये बसरा जो है इंडिया में है, ब्रह्मा भी है, असली भी है। तो ये इनमें से कोई नहीं है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए दो अनुजों के बीच एक दलहन की फसल से मिट्टी का कौन सा तत्व विकसित होता है। तो ये आपका नाइट्रेट होता है। दलहनी फसलों के जड़ों में नाइट्रेट की मात्रा होती है। आनुवांशिक रूप से भिन्न दो प्रजातियों के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो ये आपको वर्ण संकरण कहा जाता है, याद रखिएगा। थोड़ा फास्ट कराना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अलग अलग क्यारियों या पट्टियों में दो अलग अलग फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है दोस्तों। तो इससे हम लोग क्या कहते हैं, फसल क्या कहेंगे 76 का, इसे हम लोग मिश्रित फसलीकरण कहते हैं। दो क्यारियाँ अलग अलग क्यारी बना देते हैं और उसमें अलग अलग जो है फसल का उत्पादन करते हैं। जैविक उर्वरकों के रूप में निम्न विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग संभव है। तो ये आपका कंपोस्ट है, बहुत बेहतर विकल्प है। आगे देखिए माइक्रोहिजा नामक फफूंद पादप के जड़ के लिए किस तत्व को उपलब्ध कराते हैं। तो ये आपको नाइट्रोजन को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये लास्ट ही प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में कौन मछली सही मछली नहीं है। कौन मछली सही मछली नहीं है ये आपको बताना है। तो देख लीजिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी जो मछली है वो सही मछली नहीं है। गोरारा मछली, झींगा मछली नहीं होता है। झींगा जिसे आप लोग मछली बोलते हैं वो झींगा मछली के प्रजाति में नहीं आता है,
वो कीड़ा के प्रजाति में आता है, समझे कि नहीं। तो उम्मीद है आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। और ये हमारा जो क्लास था ये साइंस का था, चैप्टर 1 का, टॉपिक 1 का, जो बिहार पुलिस के सिलेबस में आपका दिया गया है। और उम्मीद है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि देख लीजिए टॉपिक वाइज जो है हम क्लास करवा रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।